जी, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की मीटिंग का एजेंडा जो है वो हम डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में समझेंगे कि वो पोर्टल क्या है, किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले हाफ एन आवर 40 मिनट्स में समझने की कोशिश करेंगे। और सभी अटेंडीज से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखें, और हो सके तो आप अपने वीडियो को भी ऑफ। जी, तो जैसा मैं कह रहा था कि आप सभी अपने आप को म्यूट रखें, और हो सके तो आप वीडियो भी अपनी ऑफ कर लीजिए ताकि हम बैंडविड्थ हमें प्रॉपर मिले और सबको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। सेशन के एंड में मैं हम लोग 5 या 10 मिनट स्पेंड करेंगे, जहाँ पर आप अपने जितने भी सवाल हैं, आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जो भी हमने आज सीखा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपका कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। फिर बाद में हम उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे। सो इसी नोट पे हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट। कि जैसा जी कि आप देख पा रहे हैं, तो डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में हम जानेंगे। सो जैसा कि नाम आपको सजेस्ट करता है, डिजिटल सेवा पोर्टल, जितनी भी सीएससी सर्विसेज आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिस भी सीएससी सर्विसेज पर आप काम करेंगे, उनको काम करने की जो एकमात्र जगह है, एकमात्र पोर्टल है, सर वो आवाज नहीं डिजिटल आ रही। सेवा पोर्टल है। इस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आवाज नहीं अपने आ आप रही। को प्लीज म्यूट रखें। आवाज स्लो आ रही है। Sandro. जी, कोई कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर आवाज नहीं आ रही होगी, सो इसका मतलब कहीं इंटरनेट कनेक्शन आपके एंड से प्रॉपर नहीं है, तो प्लीज रिकनेक्ट करके देखें, लेकिन बार बार इसको इंटरप्ट ना करें। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने आप को प्लीज म्यूट रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल सेवा पोर्टल वो पोर्टल है, वो माध्यम है जहां से आप सीएससी की सारी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर्स तक पहुंचने का, लोगों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया जो है वो डिजिटल सेवा पोर्टल है। तो जल्दी से समझते हैं कि इस डिजिटल सेवा पोर्टल तक हमें किस तरीके से पहुंचना है, कैसे हमें लॉग इन करना है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो सबसे पहला लिंक खुलता है वो खुलता है digitalseva.csc.gov.in। इस लिंक पर आपको जाना है और उसे क्लिक करना है। आप जरूरी नहीं है कि आपको गूगल पे ये सर्च करना है, आप सीधा अगर digitalseva.csc.gov.in टाइप करेंगे तो भी आप इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जो आपके सामने आपको दिख रही है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं, कुछ लोग नए हैं जिनको उस डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर पहले से काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग, फिर भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप पहले से काम कर रहे हैं, क्या पता आपको कुछ चार चीजें नई ही पता लगेंगी। सो प्लीज हमारे साथ बने रहें। जैसे ही आप इस पोर्टल पर जैसे ही इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पे आएंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको टॉप राइट पर दिख रहा है लॉगिन, तो आप लॉगिन पे जाएंगे। क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड टाइप करना है। तो मैं एक डेमो यूजर नेम के साथ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डालूंगा। यूजर नेम डालने के बाद मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, सॉरी पासवर्ड भी डाल रहा हूँ। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये आप नेक्स्ट जो चीज से मांग रहा है वो लिखा है एंटर कैप्चा टेक्स्ट। लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है, यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को प्लीज म्यूट पे कर लेंगे। जी। सो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जो लेफ्ट साइड में बॉक्स है आपको वहां दिख रहा है, जो भी कैरेक्टर्स आपको वहां दिखते हैं वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर हमारे केस में BRZ9QD हम ये डालेंगे।
यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। इसका मतलब आप लॉगिन, आपका सक्सेसफुली लॉगिन आप हो गए। चालू रहते चला પછી અમારે जी, तो इस तरीके से आपने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे बार्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टॉप टॉप बार में आपको दिख रहा है गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। हम इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो लेफ्ट साइड में आइकन्स हैं, हम उनको समझते हैं कि वो आइकन क्या है और उसमें किस तरीके से आपको उसका यूज करना है। जी, तो सबसे पहला आइकन तो डैशबोर्ड है। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप इसी स्क्रीन पर आएंगे जो आपको दिख रही है। सो एक्चुअली राइट नाउ वी आर ऑन द डैशबोर्ड स्क्रीन। डैशबोर्ड का मतलब जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट स्क्रीन आपके पोर्टल में लॉगिन करते हुए खुलेगी, वो डैशबोर्ड है। उसके बाद जो अगला आपको दिख रहा है सर्विसेज। सर्विसेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है वॉलेट। तो वॉलेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि वॉलेट में किस तरीके से पैसा ऐड करना है, वॉलेट है क्या। जैसा ही आप यहाँ पर वॉलेट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको नीचे एक, जैसे ही आप वॉलेट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है या थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड मनी। आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। सो बेसिकली एक चीज जो सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पर अपने वॉलेट में पैसा रखना जरूरी है। आप जब भी कस्टमर से 100 रुपये, 50 रुपये, जितने भी पैसा चार्ज करते हैं, तो वो पैसा आपके इस वॉलेट जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से डिडक्ट होगा। तो अगर आपने सर्विस लोगों को देना है तो इसमें पैसा होना जरूरी है। तो पैसा डालने के लिए आप सबसे पहले ऐड मनी ऑप्शन, यानी लेफ्ट साइड से थर्ड ऑप्शन में, थर्ड सब ऑप्शन पे जाएंगे जिसका नाम है ऐड मनी। सो ऐड मनी पर जाने के बाद राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग पेमेंट गेटवेज हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस अलग अलग हैं। आप डेबिट कार्ड से अपना पैसा डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा डाल सकते हैं, या नेट बैंकिंग से पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप HDFC पेमेंट गेटवे, PG का मतलब है पेमेंट गेटवे, जब आप HDFC पेमेंट गेटवे चूज करते हैं तो उस केस में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बाकी लेते हैं, जैसे पेयू मनी है या सिट्रस पे है, तो यहाँ पर आपको 3 रुपए या 2 रुपए, 2.5 रुपए चार्ज लग रहा है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पैसा जो है वो डाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया, ये राइट साइड में आपको चार्जेस के बारे में बता रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं प्लीज एंटर द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपीज डालना है, जितना भी आपको अमाउंट डालना है। उसके साथ आप यहाँ देखिए प्लीज एंटर योर फोन नंबर। जो फोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम नंबर दिया होगा वही फोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और देख रहे हैं कि HDFC पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं नो एडिशनल चार्जेस वॉलेट टॉपअप। मतलब कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। आप 500 रुपीज डालेंगे, आपके 500 रुपीज ही बैंक से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डिडक्ट होंगे। जैसे ही आप ऐड मनी टू वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पैसे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन ऐड मनी टू योर वॉलेट बाय द फॉलोइंग मोड्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरीके से आप अपने वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। एक बार पैसा आपके डलने के बाद वो पैसा रिफंड नहीं होगा। आइडियली देखिए, ये जो हम पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं ये सर्विसेज को देने के लिए डाल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे अपने 100 रुपए का एयरटेल का रिचार्ज करना है या बिजली बिल का रिचार्ज करना है। तो अगर जो भी आप कस्टमर से 100 रुपए लेंगे और जो जो 100 रुपए आप लेंगे वो आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। तो अगर अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। तो अगर आपने पैसा डालना है, इसका मतलब आपको काम करना है। काम करना है मतलब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आपको लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आप पैसा हेलो वापस सर, क्यों आवाज लेंगे? नहीं आ रही है। तो आप पैसा वापस रिफंड क्यों ही लेंगे, और इसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी मेंटेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज 2 लाख। आप 2 लाख रुपए तक इसमें बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके बियॉन्ड आप इसमें नहीं रख पाएंगे। और ये इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस बड़े अमाउंट की भी होती हैं। जैसे EMI कलेक्शन का ऑप्शन होता है, तो उसमें बड़े बड़े अमाउंट्स भी होते हैं। तो इसलिए आप 2 लाख रुपए तक इसमें रख सकते हैं। आप अपने वॉलेट पिन को रीसेट कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आप अपने वॉलेट पिन को चेंज कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर समझा
कि किस तरीके से आपको पैसा अपने वॉलेट में ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। जब आप पैसा अपना ऐड कर लेंगे या किसी भी टाइम पर, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका नाम है समरी। जब आप समरी पे जाते हैं तो ये दिखाएगा कि आपके वॉलेट में इस समय कितना बैलेंस है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे जो मैंने अभी जो अभी हमने डेमो अकाउंट यूज किया हुआ है उसमें आप बैलेंस देख सकते हैं 433 रुपीज 31 पैसे। ऑप्शन एक है क्योंकि मैं अकेला ऑपरेट कर रहा हूँ, और तो इस तरीके से आप बैलेंस यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना माइक म्यूट रखेंगे जी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं वॉलेट में आप बैलेंस ट्रांसफर, रिवोक बैलेंस, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ट्रांसफर या रिवोक बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ऑप्शन ही नहीं है। हम यहाँ पर रिफंड, एक बार आपने पैसा डाल दिया तो हम उसे रिफंड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और बैलेंस ट्रांसफर उसके इसमें होता है जब आप एक सब ऑपरेटर इसके अंदर ऐड करते हैं जिसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर आवाज नहीं आ रही सर। बोल रहा है। जी, तो यहाँ पर अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज। जी, तो समरी में जाकर आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में इस समय कितना फंड अवेलेबल है, क्या बैलेंस है। साथ ही साथ आप इसी वॉलेट के ऑप्शन में जब लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो है रिचार्ज हिस्ट्री। जब आप रिचार्ज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कब किस टाइम कितना पेमेंट जो है इस अकाउंट में डाला है। अभी शायद ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपने रिचार्ज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इस पे आप क्लिक करेंगे कि 27 जून को इतने का टॉपअप यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कब कब इसमें रिचार्ज किया है। ये हमने बात की वॉलेट की। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझेंगे एक और ऑप्शन जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं वो है अकाउंट। अकाउंट में जाके जब आप माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो माई प्रोफाइल में आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शंस आते हैं। जैसे नॉर्मल हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, फेसबुक हो तो वहां पर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका नाम आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। करंट पासवर्ड आप डालेंगे और फिर न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे तो आप अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। बल्कि ये सजेस्टिव रहता है कि आप अपने पासवर्ड को हर कुछ कुछ समय बाद चेंज करते रहें। उससे आपके पासवर्ड की सेफ्टी, आपके अकाउंट की सेफ्टी बनी रहती है। साथ ही आप राइट साइड में देख सकते हैं स्टेप्स भी यहाँ पर मेंशन है। एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, एंटर द न्यू पासवर्ड, कंफर्म द न्यू पासवर्ड एंड क्लिक ऑन अपडेट बटन टू चेंज योर पासवर्ड। आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं उसी को कंफर्म करेंगे और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे ये नीचे आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपके पासवर्ड में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आप देखिए, कंटेन एटलीस्ट 8 अल्फान्यूमेरिक मिक्स्ड विद स्पेशल कैरेक्टर्स एंड शुड नॉट एक्सीड 15 कैरेक्टर्स। मतलब आपका नया पासवर्ड जो है वो 8 और 15 कैरेक्टर्स के बीच में होगा। अगर आप अपना पासवर्ड और उसके अंदर एक मिक्सचर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी होने चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं @, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, तो ये टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अपर केस, लोअर केस, पंक्चुएशन, ये सब मिलाकर आप अपना पासवर्ड को बनाइएगा। ये बात हो गई चेंज पासवर्ड की। अब आप आएंगे चेंज वॉलेट पिन पर। ये भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट पिन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वॉलेट पिन, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे और वो ट्रांजैक्शन जब मटेरियलाइज होगी, मतलब वो ट्रांजैक्शन जब आपके अकाउंट से, आपके वॉलेट से पैसा कटेगा, तब आपसे वॉलेट पिन मांगा जाएगा। वॉलेट पिन का मतलब जैसे एटीएम या डेबिट कार्ड का कोई पिन होता है, उसी तरीके से वॉलेट पिन होता है।
सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे आप चेंज वॉलेट पिन ऑप्शन में जाएंगे जी, तो आप जैसे ही वॉलेट चेंज वॉलेट पिन ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस वो पूछ रहा है कि आपको वॉलेट पिन अपना पता है, तो आप यस पे क्लिक कीजिए, और करंट वॉलेट पिन मतलब आपका जो अभी जो पिन है वो उसको आपको चेंज करना है, तो आप फिर न्यू वॉलेट पिन डालिए और कंफर्म वॉलेट पिन करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका वॉलेट पिन चेंज हो जाएगा। अगेन वॉलेट पिन के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं। 6 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर्स होगा, मतलब सिर्फ नंबर्स उसमें ऐड हो सकते हैं। मस्ट बी नॉन सिक्वेंशियल, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन सिक्वेंशियल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। सेम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसे 6 बार 1 6 बार 2 6 बार 3 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में वो लिख रहा है, फोर्थ पॉइंट में लिख रहा है पिन मस्ट बी चेंज एटलीस्ट 30 डेज, हर 30 दिन में आप अपने पिन को चेंज कीजिए। फिफ्थ पिन में पॉइंट में लिख रहा है पिन शुड नेवर बी रिटन डाउन और स्टोर्ड ऑनलाइन विदाउट इंक्रिप्शन एंड डू नॉट रिवील योर पिन। आप अपना पिन जो है वो आपका सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो किसी को आप पास ऑन नहीं कीजिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आपको अपना वॉलेट पिन आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वॉलेट पिन अपना नहीं पता है, आप भूल गए हैं, नहीं पता है, तो आप नो पे जाएंगे। नो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको किस तरीके से ओटीपी रिसीव होना है। ओटीपी इज वन टाइम पासवर्ड, जो हम नॉर्मली जब हम ऑनलाइन कोई भी परचेज करते हैं तो भी हमारे फोन पर बहुत बार ओटीपी आता है, तो वो सेम प्रोसीजर है। जब जैसे तो मैं चूज करता हूँ कि आपको अपना ओटीपी कहाँ चाहिए, तो मैं चूज करता हूँ मोबाइल, कि मुझे अपने मोबाइल जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी चाहिए। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी को डालने के बाद जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी को क्लिक करता हूँ, ये बोलता है ओटीपी सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगा और सबमिट करूंगा, तो यहाँ पर मैं अपना पिन, अपना वॉलेट पिन चेंज कर पाऊंगा। सो ये हमने समझा कि किस तरीके से हमें अपना पासवर्ड चेंज करना है और वॉलेट पिन चेंज करना है। समझिए दोनों अलग चीजें हैं। पासवर्ड से आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉग इन कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो सबसे पहले काम हमने किया था जब हमने डिजिटल सेवा पोर्टल खोला था, वहां पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला था। पासवर्ड वो है, वॉलेट पिन वो है जब मैं ट्रांजैक्शन कोई मटेरियलाइज करूंगा, तब जब लास्ट में जब पैसा डिडक्ट होने लगेगा तब वो आपसे आपका वॉलेट पिन मांगेगा। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेटर्स और कैडेट्स को आप इग्नोर कीजिए, इसमें हमें नहीं समझना है। साथ ही साथ सपोर्ट में आप टिकट में इसके बारे में बात करूंगा इसके बाद। अब हम बात करते हैं अब हम सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, सो बहुत सारी सर्विसेज मेरे सामने खुल जाती हैं। जैसा कि ऊपर भी डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, टेलीकॉम। तो सीएससी में कुछ 300 से 400 के बीच, 400 से ऊपर सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज, तो सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपको एक कैटेगरी रियलाइज करना जरूरी है कि भाई ये जो सर्विस है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी। क्या एग्रीकल्चर में फॉल करेगी, बैंकिंग में फॉल करेगी, या डीटीएच में होगा, एजुकेशन में होगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इंश्योरेंस की कैटेगरी में है, तो आप इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिए और इंश्योरेंस की जितनी सर्विसेज हैं वो सारी आपके सामने खुल जाएंगी। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो इस तरीके की सर्विसेज आपको खुल जाएंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं एक सर्च का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सर्च ये बेसिकली सर्च सर्विसेज के लिए है। मान लो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप सब कैटेगरी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी सब कैटेगरी में फॉल करेगा, क्या ये टेलीकॉम में होगा या टैक्स पेमेंट में होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको ईएमआई कैश कलेक्शन करना है, तो जैसे बहुत सारी कंपनीज की ईएमआईज होती हैं जहां पर कस्टमर्स आपके पास सीएससी के पास आकर अपना ईएमआई पे कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर ईएमआई टाइप किया, और ईएमआई टाइप करने के बाद देखिए वो दिखा रहा है कि बजाज का ईएमआई है, एक्साइड लाइफ, एचडीएफसी, हिम केयर, और इस तरीके से 5 ईएमआई के ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें अलग अलग देखिए आप देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी लोन डिपार्टमेंट में आता है, एक्साइड इंश्योरेंस में आता है, हिम केयर गवर्नमेंट में आता है। तो हमने एचडीएफसी फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया।
जैसे ही आप HDFC पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ आएंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट एक बार फिर से खुल जाएगा और दोबारा आप इसको लॉग इन करेंगे। तो हम एक बार दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा यानी कि जो आपको लेफ्ट साइड में बॉक्स दिख रहा है। अच्छा ठीक है समझ गई। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने लॉगिन करने के बाद मेरे सामने ये खुल जाता है। जब मैं EMI कलेक्शन पे जाता हूँ तो EMI कलेक्शन पे जाकर मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं कौन कौन सी कंपनीज की EMI पे कर सकता हूँ। जैसे देखिए कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिट, HDFC EMI कलेक्शन। सो इस तरीके की सर्विसेज हैं। तो जब मैं HDFC EMI कलेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लोन एग्रीमेंट नंबर ये पूछ रहा है, लोन एग्रीमेंट नंबर। साथ ही साथ आप ये देखिए वो बोलता है डियर HDFC बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट 8 मार्च ऑनवर्ड्स कलेक्शन विल ओनली बी प्रोसेस टिल 5 PM, मतलब 5 बजे के बाद आपका कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कुछ सर्विसेज में आपको इस तरीके के मैसेजेस जरूर मिलेंगे, तो वो आप देख लें जब आप उस सर्विस को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप उसका लोन एग्रीमेंट नंबर डालेंगे। अब लोन एग्रीमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? कस्टमर के थ्रू। जो भी कस्टमर आपके पास आए हैं उनसे लोन एग्रीमेंट नंबर आप यहाँ लेंगे, उसको डालेंगे और उसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। यू प्रोसीड टू नेक्स्ट, या नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जी, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही। कर सकते हैं। जी, तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सो आप उसको पे कर पाएंगे। तो ये एक सर्विस हुई। हम वापस से अपने डिजिटल सेवा पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि EMI आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी सर्विस हो, देखिए बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स हैं। आपको हर सर्विस के बारे में अलग से समझने या कुछ बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, HDFC EMI कलेक्शन था। अब आपको अगर HDFC EMI कलेक्शन एज अ सर्विस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं भी पता है तो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप वो सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी टाइप के सर्च कर पाएंगे। जैसे आपको ये देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न, तो इस तरीके से आप जो भी सर्विस पर सर्च करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जैसे मैंने D2H रिचार्ज, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये इस समय शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, खुल नहीं रहा है, कोई टेक्निकल एरर होगा। लेकिन ये यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। तो D2H रिचार्ज जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर राइट में मुझे, लेफ्ट में मुझे ऑप्शन दे रहा है केबल टीवी, D2H रिचार्ज, BBBS एंड अदर्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आएंगे एशिया नेट, हाथवे डिजिटल, इंटर इंटरमीडिया केबल कम्युनिकेशन। सो जो भी जिस भी क्लाइंट का, जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का मैं बिल पे करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पर कर सकता हूँ। एक और चीज जो हम सभी को सर्विसेज से रिलेटेड समझने की जरूरत है कि अलग अलग स्टेट में कुछ गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं वो स्टेट ओरिएंटेड होती हैं। कि मतलब एक स्टेट में, जैसा यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉपर्टी जब मैंने यहाँ टाइप किया था तो आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आसाम के लिए दिखा रहा है। तो ऐसा बहुत सारी सर्विसेज हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में अगर आप हैं तो आपको सर्विस आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर दिख रही होगी, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो वो आपको सर्विस दिखेगी या नहीं दिखेगी, या फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ पोर्टल में खराबी है या आपको क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसा नॉर्मल है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज रहती हैं, जिन्हें स्टेट स्पेसिफिक सर्विसेज कहते हैं। हरियाणा में जो सर्विसेज मिलेंगी वो आपको आसाम में नहीं मिलेंगी, या फिर मतलब जरूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज सेम रहें बेसिकली।
होती है। आप जिस भी सर्विस कस्टमर को जो भी सर्विस देना चाहते हैं वो इस पोर्टल पर आकर दे सकते हैं। एक और चीज जो हमें समझने की बात है, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि हम टिकट के बारे में बात करेंगे। जब आप सपोर्ट सेक्शन, जो लास्ट लेफ्ट साइड में जब आप लास्ट सेक्शन देखते हैं वो सपोर्ट सेक्शन, वहां पर लिखा है टिकट। जब मैं टिकट पे क्लिक करूंगा, ये टिकट ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ट्रांजैक्शन किसी बहुत कारणों की वजह से क्लियर नहीं हो पाती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके वॉलेट से पैसा कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, या फिर आपके वॉलेट से पैसा नहीं डिडक्ट हो पाया, या किसी कारण की वजह से कोई एरर आ गया। कोई भी चीज आपको, किसी भी टाइप का इशू होता है while यूजिंग द डिजिटल सेवा पोर्टल, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू बाय यूजिंग द डिजिटल सेवा पोर्टल, आप उसका समाधान एक टिकट को रेज करके कर सकते हैं। टिकट बेसिकली एक कंसर्न है, एक आपका सवाल है, एक आपकी प्रॉब्लम है जिसे आप रेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ऑप्शंस देख रहे हैं। सबसे पहला वो बोलता है क्रिएट टिकट, ओपन टिकट एंड क्लोज टिकट। तो आप क्रिएट टिकट पे जाएंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम फेस हुई तो आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे। वो पूछता है कि आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू सीएससी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मुझे कोई सवाल है सीएससी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर, तो आप पहले पे क्लिक करेंगे। या फिर वो पूछता है आई हैव डन अ परचेज, मैंने कोई सर्विस खरीदी है, यूज किया है। या फिर आई हैव डन अ वॉलेट टॉपअप, मैंने अपने वॉलेट में पैसा डाला लेकिन पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या जो भी आपका कंसर्न है। तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे ही सब कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने चूज किया आई हैव डन अ वॉलेट टॉपअप, तो कहता है व्हेन वाज द ट्रांजैक्शन डन, विद इन 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स। क्या पिछले 24 घंटे में आपने ट्रांजैक्शन की थी या उससे पहले की थी? तो आप यहाँ डालेंगे विद इन 24 आवर्स। वो पूछता है वाज द ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो जो भी आपका इस तरीके से आप पूछे कि हाँ सक्सेसफुल थी, व्हाट वाज योर ट्रांजैक्शन नंबर, आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आप एक टिकट को रेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टिकट को रेज करेंगे, यहाँ पर ओपन टिकट में अभी वो दिखा रहा है नो टिकट्स फाउंड। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस आईडी से कोई टिकट नहीं रेज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप टिकट्स रेज करते जाएंगे तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा। और टिकट रेज करने का बेसिक पर्पस ये है कि आपने अपनी इशू, अपना प्रॉब्लम हमारे पास यानी सीएससी टीम को इंडिकेट कर दिया है। जैसे ही टिकट रेज होता है, वो सीएससी टीम, जैसे मान लो टेलीकॉम, जैसे फास्टैग की अगर आपने कोई टिकट रेज की तो फास्टैग डिपार्टमेंट टिकट रेज रिफ्लेक्ट करेगा, या किसी भी डिपार्टमेंट की आपने कोई टिकट रेज की तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू गेट दैट टिकट रिजॉल्व। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनका फर्ज बनता है कि उस टिकट को वो रिजॉल्व करें। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वर्किंग डेज, कुछ आने वाले कुछ वर्किंग डेज में, मतलब 3 से 5 वर्किंग डेज में आपकी टिकट जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, एंड आप क्लोज टिकट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो दिखा रहा है वो है क्लोज टिकट, मतलब आपका काम हो गया है, जो भी आपका सवाल था उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड मिल चुका है, सो वो आप क्लोज टिकट में जाके उस टिकट को क्लोज कर सकते हैं। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखते हैं एक और ऑप्शन है। हम सारे ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। टिकट के बारे में हमने देखा, अकाउंट के बारे में हमने देखा, ऑर्डर हिस्ट्री पे जो आप जाते हैं, सो ऑर्डर हिस्ट्री बेसिकली जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 जनवरी, इसी साल 28 जनवरी को 100 रुपए का एक D2H रिचार्ज हुआ है। ये दिखा रहा है सक्सेस था वॉलेट डिडक्शन। डिटेल्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आपने कौन कौन से किस समय पर कितने अमाउंट का कौन कौन सी आपने सर्विस की है। तो उस, और यहाँ पे देखिए आप सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। यहाँ पर आप देखिए कि सीएससी रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो वो रेफरेंस नंबर आपका उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक रहता है। तो जब भी आपको उस ट्रांजैक्शन को रेफर करना है तो आप उस सीएससी रेफरेंस नंबर को यूज करेंगे। सो ये हमने बात की कि आप अपने ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वॉलेट लेजर को देख पाएंगे। वॉलेट लेजर का मतलब है कि आपने कब कितना पैसा डिडक्ट किया। मतलब वॉलेट लेजर एक बेसिकली एक पासबुक की तरीके से है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 96 रुपीज ऐड हुए, 96 रुपीज ऐड हुए,
लेकिन परचेज किया गया तो वो माइनस में दी है। जो चीज़ ऐड हुई वो प्लस में दी है, और जो चीज़ डिडक्ट हुई वो रेड माइनस में इंडिकेट की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि एक डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख रहा है, डाउनलोड CSV। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक्सेल फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में मेरे पास एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो चुकी है। सो फॉर माय रेफरेंस मैं इसको डाउनलोड करके रख सकता हूँ। ये यहाँ से मैंने वॉलेट लेजर को देखा, एंड फंड ट्रांसफर, फंड रिवोक, इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में बताना था। एंड साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो भी करंट सर्विसेज चल रही होती हैं डैशबोर्ड पर ही, मैंने ये डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो भी करंट सर्विसेज चल रही होती हैं वो यहाँ पर फ्लैश करती रहती हैं। जैसा आपको दिख रहा है, ज्वाइन ई श्रम मूव अहेड, तो ये रजिस्टर टुडे। तो इस तरीके से आपको एक मतलब एक एडवर्टीजमेंट्स लगा लीजिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लगा लीजिए, वो आपको प्रोमिनेंट सर्विसेज के बारे में दिखती रहती हैं, चाहे वो सर्विसेज के बारे में हो या फिर कोई भी आपको Allah मैसेज mama अगर mau gol করে দিবেন कोई भी मैसेज अगर CSC की ओर से পাইবেন इंपॉर्टेंट मैसेज, वो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर लेफ्ट में भी देख रहे हैं कि डैशबोर्ड के जस्ट नीचे भी आपको दिख रहे हैं कि इस तरीके से स्क्रोलर चलता रहता है, और वहां पर भी आप क्लिक करके और सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हमने देखिए एक और चीज हम नीचे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पर जब आप नीचे जाते हैं तो कुछ नई सर्विसेज आपको राइट साइड में दिख रही हैं। आपका रीसेंट ट्रांजैक्शन आपको राइट साइड में दिख रहा है। न्यूली अराइव्ड जो नई सर्विसेज ऐड की गई हैं वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही हैं। तो डैशबोर्ड पर ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट के बारे में मिल जाती है। इस तरीके से हमने हमने ये समझा कि हमें डिजिटल सेवा पोर्टल को किस तरीके से यूज करना है, और क्या इसके फायदे हैं। मतलब बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल ही एकमात्र माध्यम है जहां से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल पोर्टल है, जैसा कि आपने देखा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि इतने सारी सब सर्विसेज जो दी हुई हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करने लगेंगे आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको सर्विस की बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है कि HDFC का लोन सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन हमारा काम रहता है उस पर्टिकुलर कस्टमर का EMI कलेक्ट करना। आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही हो तो भी आप सर्विस आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पोर्टल पर काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी CSC जर्नी आगे बढ़ती रहेगी, तो आप सर्विसेज को भी समझ पाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप टिकट रेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। अब जिसने भी हमें मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। जी सर, ईश्वरम में हर हर दफा दिखा रहा है कि हैवी ट्रैफिक जैम बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है ईश्वरम में जब हम कार्ड हेलो बना रहे हैं। जी जी बोलिए, ई श्रम के बारे में आप सर, कुछ पूछ अगर रहे कोई थे। ट्रांजैक्शन जी करना सर। हो तो इसमें पैसे कैसे ऐड करेंगे CSAID में? सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, वो पैसा आपको वॉलेट में जाकर ऐड मनी में करना होगा। हाँ, वो आपने बताया था, पर मेरी CSAID में ऐड नहीं करता हूँ तो वो सात एरर कोड आता है 702 और बताता है इनवैलिड ऑपरेटर या CSAID। देखिए, एक चीज यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसा कि आपने बोला ई श्रम के साथ इशू था, या फिर आपके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको समझाया कि आपको टिकट रेस करना है। आपको कोई भी इशू है, आप यहाँ पर जाकर टिकट रेस कीजिए, ठीक है।
क्योंकि इंडिविजुअली हर वीएलई से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिजिबल प्रैक्टिकल नहीं है कि हर किसी की बात एक एक करके सुनी जाए। तो आप यहाँ पर जाइए, टिकट रेस कीजिए, 2 से 3 दिन सर के अंदर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप टिकट रेस कीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। जो भी मैंने आपको समझाया पोर्टल से रिलेटेड, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए। हेलो सर, ये जी टिकट वाला एक बार फिर से बताना। देखिए, टिकट ऑप्शन में जब जब आप पोर्टल पर जाते हैं तो सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है सपोर्ट। सपोर्ट के नीचे जब आप जाएंगे तो टिकट, टिकट पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रिएट टिकट पे जब आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस देगा। आई हैव डन अ वॉलेट टॉप अप, जैसा कि आप जिन्होंने भी मुझसे सवाल पूछा उनका जो प्रॉब्लम था वो वॉलेट टॉप अप से रिलेटेड था। तो यहाँ पे आप जाइए और उसे टिकट को रेस कीजिए। वो पूछ रहा है ट्रांजैक्शन कब हुआ था, पिछले 24 घंटे के अंदर। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं था तो आप ये नो लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई करते ही आपकी टिकट जो है वो रेज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जाते ही अपना टिकट इस तरीके से आप रेज कर सकते हैं। आपकी रेज टिकट्स यानी ओपन टिकट्स आपको इस सेक्शन में दिख भी जाएंगी कि आपकी टिकट्स का क्या स्टेटस है, आपने कौन कौन सी टिकट रेज की है, वो सारा आपको इस सेक्शन में दिखेगा। सो आई थिंक इसी नोट पर मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को एंड करना एक्सक्यूज चाहूंगा। मी, जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम लुकिंग आफ्टर नॉलेज। पुलकेश बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम बोलिए। जो अभी हम लोग का नया सीएडी आईडीज बने हैं आधार में, आधार ऑपरेटर्स के, वहां पे ई श्रम का पेज नहीं खुलता है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, ओके मगर जो नए आईडीज बने हैं उसमें पेज ब्लैंक आता है। ओके तो अगर मेरा कोई ऑपरेटर हो तो बता सकेगा। सर तो मेरा जितने भी भी है, मेरा भी मेरा भी ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं भी अपने सीएसआईडी पे मेरा भी हो रहा है। सबका ये इशू आ रहा है। सर मेरा भी ब्लैंक आ रहा है।